नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 27 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की, उसी अंदाज में जहां हम सीखते हैं वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और ट्रांसलेशन एक साथ। आइए करते हैं स्टार्ट। इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। मुश्किल हो सकता है कोई काम, हो सकता है कि आपको टफ लगे, बहुत लंबा रास्ता हो, बड़ा काम हो, लेकिन असंभव नहीं हो सकता, हर काम संभव है। तो आप इस पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते चलें। आशीष क्लासेस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया है तो आज और अभी डाउनलोड कर लें। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जल्द ही जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, तो आप डाउनलोड रखेंगे ऐप को तो उन चीज़ों को आप एंजॉय कर पाएंगे। पेड कोर्सेज बहुत सारे उपलब्ध हैं, एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिए। और यहाँ पर हाल ही में एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई आपको वोकैबुलरी की, जहाँ पर वर्ड अपने पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस सही दिया हुआ है। जनवरी से जून तक जो भी एडिटोरियल्स मैंने पढ़ाए हैं, 2 एडिटोरियल्स पर डे पढ़ाता हूं मैं जैसे ऐप पर, तो उन एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी एक साथ उपलब्ध करवाई गई है। 1800 के करीब वर्ड्स यहां पर उपलब्ध होंगे, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आज के एडिटोरियल स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट की। ये एडिटोरियल किस बारे में है वो आपको थोड़ा सा टाइटल पढ़कर, इसका हेडलाइन पढ़कर समझ में आ जाएगा। स्कैंडलाइजिंग का मतलब क्या है? स्कैंडलाइज का मतलब है किसी को शॉक कर देना, हतप्रभ कर देना, सरप्राइज कर देना। कंटेम्प्ट का मतलब अवमानना होती है, अपमानित कर देना होता है। कोर्ट की अवमानना सुना होगा, न्यायालय की अवमानना, तो ये एक प्रकार से ह्यूमिलिएशन है, इंसल्ट है। तो स्कैंडलाइज किया है कोर्ट को आश्चर्यचकित कर दिया है, अचंभित कर दिया है, किस रूप में? अवमानना करके। ये इसका हेडलाइन का मीनिंग है, ठीक है। कोर्ट की अवमानना हुई है, किसने की है? प्रशांत भूषण नाम से जाने माने वकील हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और कोर्ट की अवमानना करके कोर्ट को ही शॉक कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है। इस प्रकार का आर्टिकल है। बात करेंगे कि इन्होंने कैसी अवमानना की है, कौन से स्टेप्स उठाए जिससे कोर्ट को अपमानित महसूस हुआ है। तो आर्टिकल को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारे वर्ड्स आज आपको सीखने को मिलेंगे, सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। The initiation of proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan has once again brought under focus the necessity for retaining the law of contempt as it stands today. देखिए, सब्जेक्ट आपको दे रखा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। इसका जो वर्ब है वो हैज है, ठीक है। और प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। तो कार्यवाही किसके लिए? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब न्यायालय की अवमानना। तो जो शुरुआत हुई है किसकी? कार्यवाही की। कार्यवाही किसके लिए? कि कोर्ट की अवमानना की गई है और इसको आपराधिक कह सकते हो कि कैटेगरी में डाल दिया गया कि कोर्ट की अवमानना करना एक अपराध है। किसके खिलाफ ये दायर हुआ है? ये वकील हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। एक्टिविस्ट का मतलब सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हो, प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ। और इस शुरुआत ने वंस अगेन ब्रॉट अंडर फोकस, एक बार फिर से, हैज वंस अगेन ब्रॉट। अब देखो, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म है। तो इस शुरुआत ने एक बार फिर से ब्रॉट अंडर फोकस। अंडर फोकस का मतलब है सारा ध्यान केंद्रित कर दिया है, ठीक है, आपके ध्यान के अधीन इस चीज़ को ला दिया है। द नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, किस चीज़ की? फॉर रिटेनिंग। रिटेन का मतलब बनाए रखना होता है, तो कीप, मेंटेन या प्रिजर्व, जैसा है वैसा का वैसा बना के रखना, कंटिन्यू करना उसी चीज़ के साथ में। फॉर प्रेपोजिशन है, इसलिए आईएनजी का प्रयोग है। तो इसने फिर से हमारे पूरा ध्यान फोकस कर दिया है किस चीज़ पर? कि आवश्यकता है किस चीज़ की? लॉ ऑफ कंटेम्प्ट की। अवमानना संबंधी एक कानून है, उस कानून को रिटेन करने की ज़रूरत है, उस कानून को बनाकर रखने की ज़रूरत है। एज इट स्टैंड्स टुडे, ये जो इट स्टैंड्स टुडे है, इसका मतलब एक फ्रेज है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि यूँ कह सकते हो कि जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान की परिस्थितियों में इसकी ज़रूरत है, इसको बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो एक तो फ्रेज नोट करिएगा, एज इट स्टैंड्स, ये पूरी फ्रेज है, एज इट स्टैंड्स। इसका मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप इसको, एज इट स्टैंड्स, इसका मतलब है वर्तमान परिस्थिति में। इट यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे तो स्टैंड्स दे रखा है, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज सिंगुलर दे रखा है आपको। तो जो शुरुआत हुई है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, है ना, जो न्यायालय की अवमानना को आपराधिक कह सकते हो प्रवृत्ति मानना, इसके खिलाफ जो कार्यवाही की शुरुआत हुई है। और किसके खिलाफ शुरुआत करी है? ये लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ। तो इस शुरुआत ने एक बार फिर से हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया है किस चीज़ पर? की आवश्यकता है
आवश्यकता किसकी है? अवमानना के कानून की, कि कोर्ट की अवमानना होती है तो उस संदर्भ में एक्शन लिया जा सके, इस कानून की जरूरत है, बनाकर रखने की जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों में, ये कहना चाहता है। तो कंटेम्प्ट वर्ड का मतलब आपको नोट करना था, स्कैंडलाइज का मतलब आपको नोट करना था, ठीक है, आपको रिटेन का मतलब नोट करना है, एज इट स्टैंड्स का मतलब नोट करना है, ब्रोट अंडर फोकस का मतलब हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया है। भी ब्रोट है वो थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगनी है। ब्रोट का मतलब होता है लेकर आना। अंडर फोकस का मतलब हो गया हमारे ध्यान के अधीन, तो मीन्स डेफिनेटली हमारा ध्यान केंद्रित करना, ऐसा पढ़ सकते हैं इसको। तो ये तो था इसके अंदर। आगे देखिए, आगे कहना चाहता है इन एन एरा इन विच सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स, कमेंटेटर्स एंड ऑब्जर्वर्स हु डीम इट नेसेसरी टू एयर देयर व्यूज in many unrestrained and uninhibited ways, the higher judiciary should not really be expending its time and energy invoking its power to punish for contempt of itself. In an era, era का मतलब युग होता है, era के लिए आप eon लिख सकते हैं, ठीक है, आयन लिख सकते हैं, epoch लिख सकते हैं, ये सब era के सिनोनिम्स कह सकते हो आप, युग, एज भी कर सकते हो, तो ये सब युग के सिनोनिम हैं। तो कह रहा है इन एन एरा, ऐसे युग में, इन विच, जिसमें सोशल मीडिया आप समझते ही हैं, सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब सोशल मीडिया है। आर आ रहा है क्योंकि मीडिया प्लूरल होता है, मीडियम होता है सिंगुलर, मीडियम का प्लूरल क्या बनता है? मीडिया। काफ़ी सारे फॉरेन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यूएम होता है, जैसे प्रीमियम है, बैक्टीरियम है, ठीक है, इसी प्रकार से स्टेडियम हो सकता है, डेटम हो सकता है, डिक्टम हो सकता है, स्ट्रेटम हो सकता है, उनमें यूएम को हटा के क्या करते हैं आप? ए जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है, तो मीडिया बन गया प्लूरल, इसी कारण से आर दिया। तो सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है, फुल के साथ में क्या प्रेपोजिशन लगता है? ऑफ, याद रखना, फुल के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ। भरा हुआ है किससे? क्रिटिक्स से। क्रिटिक्स किसको बोलते हैं? आलोचक को। कमेंटेटर्स, टिप्पणी करने वालों को। ऑब्जर्वर्स, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं होंगे लेकिन वो जरूर से पता लगाना चाहते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति चाहता क्या है, ऐसे लोग भी उपलब्ध हैं। तो ऑब्जर्वर, नोटिस करने वाले मतलब। तो ऐसे युग में जहां पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है क्रिटिक्स से, कमेंटेटर से, ऑब्जर्वर से, हु आ रहा है इन तीनों के लिए, क्रिटिक्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो चूंकि ये प्लूरल है इस कारण से डीम आ गया। डीम का मतलब होता है सोचना, डीम का मतलब कंसीडर, जज, रेकॉन, सपोज, सी एच, किसी को किसी रूप में देखना, मानना, विचार करना, ऐसा कह सकते हो डीम। तो ये वो लोग हैं जो मानते हैं इट, इसको, नेसेसरी, जरूरी, क्या? टू एयर देयर व्यूज। एयर का मतलब वैसे हवा होती है लेकिन एयर को वर्ब बनाया गया है, तो एयर का मतलब यहां पे कह सकते हो एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, कि वो ये मानते हैं कि ये जरूरी है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें इन मैनी अनरिस्ट्रेंड एंड अनइनहिबिटेड वेज। अनरिस्ट्रेंड और अनइनहिबिटेड ये दोनों ही मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है बिना रुके, अनक्लोग्ड कह सकते हो, अनब्लॉक्ड कह सकते हो, अनरेस्ट्रिक्टेड कह सकते हो, अनहिंडर्ड कह सकते हो, बिना रुके, ठीक है। तो ये मानते हैं कि ये जरूरी है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकें बहुत सारे ऐसे तरीकों में जिनको रोका ना जाए, जहां पर व्यवधान ना हो, ठीक है, बाधित ना हो। द हायर जुडिशरी, तो फिर ये तो बता दिया एरा कि आजकल का दौर ऐसा है। तो इस दौर में जो हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी मतलब उच्च न्यायपालिका, तो हायर जुडिशरी क्या चाहिए? शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है स्पेंड करना। देखो दो तरीके के एक्सपेंड होते हैं, एक तो EXPEND होता है, इसका मतलब तो होता है स्पेंड करना, खर्च करना, ठीक है, व्यतीत करना, समय, ऊर्जा गंवाई है, ये कहना चाहता है। एक होता है EXPAND, एक्सपेंड, इसका मतलब विस्तार करना है, ठीक है, इलेबोरेट करना है, एक प्रकार से इलेबोरेट करना, इसका मतलब विस्तार करना। एक्सपेंड से क्या बनता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंड से बनता है एक्सपेंशन। तो ई और ए का फर्क है लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। अगर EXPAND है तो इसका मतलब तो विस्तार करना, फैलाना, स्प्रेड करना, स्प्रेड करना कह सकते हो। और ये वाला END है, इसका मतलब स्पेंड करना है, व्यतीत करना है, खर्च करना है, समझ गए। तो कह रहा है कि इस दौर में जो उच्च न्यायपालिका है, शुड का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको सजेशन देना हो, ठीक है, कोई सलाह देनी हो। तो इसको क्या नहीं करना चाहिए? इसको अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। रियली आ रहा है तो ये तो एडवर्ब है, तो वास्तव में इसको अपनी समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। किस चीज़ में? इन्वोक करने में। इन्वोक का मतलब क्या होता है? सहारा लेना। इन्वोक का मतलब आह्वान करना। अगर आप किसी कानून का सहारा लेते हो तो इन्वोक करते हो उस लॉ को। तो कह रहा है कि इसमें कोई भी मतलब अपनी शक्तियों का
सहारा नहीं लेना चाहिए टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। किसके लिए? पनिश करने के लिए, दंडित करने के लिए। दंडित किसको करना है? फॉर कंटेम्प्ट, अवमानना के लिए। अवमानना या तिरस्कार, किसका तिरस्कार हुआ है? इटसेल्फ, अपना स्वयं का। रिपीट कर देता हूं, अब ये जो एरा है जहां पे सोशल मीडिया भरी पड़ी है क्रिटिक्स से, कमेंटेटर से, ऑब्जर्वर से, और ये लोग जो हैं ये मानते हैं कि वो अपने विचारों का अभिव्यक्त कर पाएं, है ना, ये मानते हैं कि जरूरी है कि विचारों का अभिव्यक्त कर पाएं ऐसे तरीकों में जो बाधित ना हो, जो किसी के द्वारा व्यवधान ना डाला जाए। तो इस स्थिति में जो उच्च न्यायपालिका है उसको अपना समय और ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए कि वो अपने तिरस्कार का बदला ले, किसी को कह सकते हैं पनिश करे, है ना, सजा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सीखने योग्य ये था कि फुल के साथ में ऑफ लगेगा। यहाँ पे सीखने योग्य ये था कि डीम के सिनोनिम्स हैं कंसीडर, जज, रेकॉन, सपोज और सी एज होंगे। सीखने योग्य ये था कि EXPEND और EXPAND में डिफरेंस क्या है। बाकी आपने सब्जेक्ट और वर्ब निकाल लिया। मीडिया प्लूरल है, सोशल मीडिया को देखकर आर था। फिर हु यहाँ पे दे रखा था ऑब्जर्वर्स, कमेंटेटर्स, क्रिटिक्स के लिए, इनको देखकर डीम था। द हायर जुडिशरी है तो शुड नॉट दे रखा है। तो ये सब आपको यहाँ पे सीखना है। और शुड मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 लगता है, बेस फॉर्म लगती है तो बी का प्रयोग है, ठीक है। और बी के साथ में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ING या थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस तो है नहीं, इसलिए ING है। अगर पैसिव वॉइस होता तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते। तो ये सब आपको इस स्लाइड में समझने को मिला है। अब देखिए इससे आगे, while it may not be reasonable to expect that the court should ignore every allegation of innuendo and every piece of scurrility, there is much wisdom in giving a wide latitude to publicly voiced criticism and a strident questioning of the court's ways and decisions। सबसे पहले तो ब्लू कलर में जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनके मीनिंग देख लो। इन्वेंडो का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कटाक्ष कह सकते हो, अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर दोषारोपण करना कह सकते हो। तो इम्प्यूटेशन, एस्पर्सन, लाइबल एंड स्लैंडर, इसका मतलब कलंक लगाना, ठीक है। इसके बाद लैटिट्यूड था। लैटिट्यूड का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, तो फ्रीडम, लीवे, एल्बो रूम। स्ट्राइडेंट है, स्ट्राइडेंट का हार्श है, रोकस है, रफ है, जारिंग है, कर्कश को बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो 3 वर्ड नए थे आपके लिए वो समझ लिए। इन्वेंडो का मतलब है किसी पर कलंक लगाने की प्रक्रिया। लैटिट्यूड का मतलब है आज़ादी। स्ट्राइडेंट का मतलब है कर्कश। एक बात। दूसरी बात देखिए, इट सब्जेक्ट था, इसको देखकर मे दे रखा है आपको, मे फिर बी लगा रखा है, ठीक है। फिर द कोर्ट्स है तो शुड प्लस V0 है। और मच विजडम है, इसको देखकर इज यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब भी निकाल लिए। अब देखेंगे, वाइल से जब सेंटेंस होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको ऐसे 2 उपवाक्य ला कर देगा जो उपवाक्य एक दूसरे का विरोध करते हो, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वाइल इट में नॉट बी रीजनेबल कहना चाहता है कि यद्यपि हो सकता है। मे किस लिए आता है भाई? मे आता है संभावना बताने के लिए। मे इसलिए आता है बताने के लिए कि भाई इस चीज़ की संभावना हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो वाइल इट में नॉट बी रीजनेबल, हो सकता है कि ये रीजनेबल ना हो। रीजनेबल का मतलब क्या है? तार्किक, उचित, उपयुक्त, प्रॉपर। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि उपयुक्त ना हो। तो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करें, आप आशा लगाएं। दैट की द कोर्ट शुड इग्नोर, कि कोर्ट्स जो हैं वो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। एवरी एलिगेशन, हर एक अभियोग को। एलिगेशन का मतलब चार्ज है, अभियोग है, आरोप है। और इन्वेंडो या फिर कटाक्ष जो भी किया है किसी ने मतलब कीचड़ उछाला है इन पर, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर समझते हो? इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना, मतलब किसी की ओर ध्यान नहीं देना, वो इग्नोर कहलाता है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि ये उपयुक्त ना हो कि आप ये चाहें कि कोर्ट्स जो हैं उनकी अवमानना हो, उन पर कलंक लगाया जाए, उन पर कीचड़ उछाला जाए, इन सबको इग्नोर कर दें। तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, हो सकती है ऐसी बात। एंड एवरी पीस ऑफ स्कैरिलिटी, तो इन्वेंडो के साथ साथ एक चीज और दे रखी है, एवरी पीस ऑफ स्कैरिलिटी। स्कैरिलिटी जो है वो स्कैरिलस से बनता है। स्कैरिलस का मतलब क्या होता है? विचुपरेटिव, विचुपरेटिव कह सकते हो, निंदात्मक। इसी प्रकार से डिस्पैरेजिंग कर सकते हो, निंदात्मक, अपमानजनक, डिस्पैरेजिंग, ठीक है। एक कर सकते हो डेरोगेटरी। इन सब का मतलब क्या है? अपमानजनक मतलब है, समझ रहे? तो स्कैरिलिटी का मतलब हो गया अपमान। स्कैरिलिटी का मतलब क्या हो गया? अपमान। तो कह रहा है कि ये हो सकता है, एक तरफ की बात कर रहा है। वाइल का मतलब मैंने बताया कि 2 उपवाक्य होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक उपवाक्य को क्लियर कर लेते हैं। तो एक उपवाक्य कह रहा है कि हो सकता है कि ये उपयुक्त ना हो कि हम ये चाहें कि कोर्ट्स जो हैं, न्यायालय जो हैं, वो इग्नोर कर दे हर प्रकार के अपमान को, हर प्रकार के अभियोग को, हर प्रकार के कटाक्ष को,
ठीक है, कोई भी उन पे आरोप लगाए, कोई उन पे कीचड़ उछाले, कोई अपमान करे, फर्क ही नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन समझना, देयर इज मच विजडम, लेकिन अधिक बुद्धिमत्ता की बात कौन सी है? देयर से स्टार्ट हुआ है सब सेंटेंस, इसलिए हमने क्या किया है, इन्वर्जन लगाया है। इन्वर्जन का मतलब बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो मच विजडम सब्जेक्ट था, जहां मच लग चुका है तो मान सकते हैं कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब मान सकते हैं कि सिंगुलर है, इस कारण से इज है। कि बहुत बुद्धिमत्ता की बात क्या है, इन गिविंग, इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा ही। तो बुद्धिमत्ता की बात है गिविंग अ वाइड लैटिट्यूड, की स्वतंत्रता दी जाए। वाइड का चौड़ाई में होता है, ब्रॉड होता है, लैटिट्यूड तो ये मतलब बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाने में बुद्धिमानी है। किसको? टू पब्लिकली वॉइस्ड क्रिटिसिज्म, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, वॉइस्ड अभिव्यक्त, एक्सप्रेस्ड, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। वॉइस्ड बनता है वॉइस से, वॉइस क्या होती है? आवाज। आवाज मतलब आप जब एक्सप्रेस करते हो तो आवाज के द्वारा ही तो करते हो। तो कह रहा है कि भाई बुद्धिमत्ता इस चीज में है कि बहुत अधिक फ्रीडम मिले, जो भी सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त आलोचना है, एंड स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग, और जो बहुत ही कटु तरीके से जो प्रश्न उठाए जाते हैं, ऑफ द कोर्ट्स वेज, किस बारे में? कोर्ट के तौर तरीकों के बारे में, एंड डिसीजंस, निर्णयों के बारे में, उन सब को आज़ादी दी जाए। तो कह रहा है कि हो सकता है कि ये तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि भी कोर्ट्स को इग्नोर कर देना चाहिए हर चीज़ को, चाहे उन पर कोई आरोप लगता हो, चाहे कोई आप कटाक्ष करते हो या फिर कोई अपमान करते हो, ये तो ठीक है, आप किसी का अपमान करें कैसे बर्दाश्त कर ले, ये तो आप नहीं कर सकते, मान लो सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना तो बेईमानी है। लेकिन बुद्धिमत्ता वाली बात यह है कि कोई सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कोई आलोचना है या फिर कोई प्रश्न उठाए गए हैं, बहुत ही हार्श क्वेश्चन उठाए गए हैं किस चीज़ को लेकर? कोर्ट के तौर तरीकों और निर्णयों को लेकर, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वाइड लैटिट्यूड मिलना चाहिए। लैटिट्यूड क्या हो गया? नाउन, और वाइड क्या हो गया? एडजेक्टिव। पता लगता है आर्टिकल की पोजीशन को देखकर। जब आर्टिकल दे रखा होता है तो दो शब्द देखो इसके बाद में है, पहला शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव और दूसरा शब्द कहलाएगा नाउन। अगर तीन होते तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, क्रिटिसिज्म नाउन है, ये वॉइस्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है, और पब्लिकली यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमें देखना था इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग, और ट्रांसलेशन हमने देख ही लिया इसका। बहुत ही सिंपल सी बात इसमें की गई थी। वाइल के फंक्शन को याद रखना, वाइल ऐसी कंडीशन में यद्यपि मतलब ऑल्दो या दो का मीनिंग देता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द जुडिशियरीज टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। मिस्टर भूषण प्रशांत भूषण के लिए है। इज नो स्ट्रेंजर मतलब वो कोई अजनबी नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है, उनको पता ही नहीं है किस बारे में? टू द आर्ट, आर्ट का मतलब कला, कला किस चीज की? टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द जुडिशियरीज टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। जुडिशरी न्यायपालिका, टॉलरेंस का सहिष्णुता, सहन करने की प्रवृत्ति, क्रिटिसिज्म का आलोचना, लिमिट का मतलब सीमा। तो इनको पता है बहुत अच्छे से कि भाई जुडिशरी जो है यहां तक के अपमान को सहन करेगी, इससे आगे सहन नहीं करेगी। समझ गए? क्योंकि ये भी हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इन्होंने ऐसे दांव पेच बहुत खेले हैं जिंदगी में। तो मिस्टर भूषण जो है वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है। किस चीज़ को? एक चीज़ समझिएगा, स्ट्रेंजर में टू लग रखा है। तो जब आप किसी के प्रति अजनबी होते हैं, किसी के प्रति अनजान होते हैं, तो वहां पर स्ट्रेंजर के साथ में प्रेपोजिशन क्या रिक्वायर्ड होगा? टू। याद रखिएगा, लिख लेना। तो मिस्टर भूषण जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है। किस चीज़ को लेकर? कि वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्रिटिसिज्म मतलब जुडिशरीज टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, जुडिशरी न्यायपालिका का जो सहिष्णुता मतलब आलोचना को लेकर जो सहनशीलता है, उसकी सीमाओं को टेस्ट करने की जो आर्ट है इनको आती है। समझ गए? कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति आपके एंगर को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाहता है कि भाई किस बात से चिढ़ोगे और कहाँ तक सहन करोगे। तो लिमिट क्या है आपके, कि कब आप शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाएंगे, कब आप अपने एंगर को वेंट करेंगे, ये सब चीज़ें जानने का प्रयास वो कर रहा है। ठीक ऐसा ही कह रहा है कि मिस्टर भूषण जो है उनको अच्छे से पता है कि कैसे उच्च न्यायपालिका जो है या न्यायपालिका है उसके अपमान का पता है उनको, कहाँ तक की लिमिट है, कहाँ तक ये सहन करेगा, बाद में सहन नहीं करेगा। इस आर्ट के बारे में इनको पता है। आगे कह रहा है ही प्रोनाउन आ गया मिस्टर भूषण के लिए। हैज मेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। एलिगेशंस का मतलब अभियोग, ऑफ करप्शन अगेंस्ट जजेस। तो ही हैज मेड एलिगेशंस, उन्होंने आरोप लगाए हैं किस बारे में? करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप। किस चीज के खिलाफ? किसके खिलाफ? जजेस के खिलाफ। इन द पास्ट, भूतकाल में। बात समझ में आ गई? तो पास्ट में इन्होंने लगाए हैं आरोप। एक बात समझने की बात है, सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था, वहां बहुत कंफ्यूजन था कि जब भी देखो यहां पे इन द पास्ट आ रहा है, अगर इन द पास्ट ना आके केवल पास्ट लगा के कोई टाइम होता, लास्ट लगा के कोई टाइम होता, तो सेकंड फॉर्म आप लगाते।
समझ गए। लेकिन आप जब इन द पास्ट लगाते हो तो वहां पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यही चीज लास्ट में भी अप्लाइड है। अगर आप इन नहीं लगाते हो, लास्ट या पास्ट लगाते हो तो सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि डेफिनेटली वी नो कि ये जो इंसिडेंट है वो पास्ट का है। लेकिन जब आप इन द पास्ट लगाते हो या इन द लास्ट लगाते हो तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ही हैज मेड एलिगेशंस ऑफ करप्शन, तो उन्होंने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के जजेस के खिलाफ भूतकाल में भी। आगे कह रहा है एंड हैज बीन होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, फोर्स कर देना कि न्यायालय में आओ, मतलब मुकदमा चलाया गया इनके खिलाफ, सीधी सी बात ये कह सकते हो। हैज बीन होल्ड का मतलब पैसिव वॉइस हो गया है, क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रखी है, और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया इसके लिए, इनको न्यायालय में पेश किया गया इस चीज के लिए, ये कहना चाहता है। द लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स, अगर कह रहा है कि ये नवीनतम जो कार्यवाही है, ये हो गया साहब नाउन और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। वही तरीका जानने पहचानने का, आर्टिकल दे लगा रखा है, दो वर्ड्स है, पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव किसकी है? लेट की, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये समय के लिए आता है। जबकि LATE की डिग्री कंपैरेटिव LATTER भी होती है और उसकी सुपरलेटिव लास्ट बनती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा लेटेस्ट का मतलब क्या है। तो ये जो नवीनतम कार्यवाही है, कंसर्न का मतलब है संबंधित है। कंसर्न का चिंतित भी होता है, लेकिन चिंतित तब होता है जब ये नाउन से पहले आता है, जिसे मैं ग्रामर की भाषा में अगर कहूंगा तो ये कहूंगा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो जब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब चिंतित होता है। जब ये नाउन के बाद में आता है तो ये होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सॉरी पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव, और पोस्टपोज एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होगा संबंधित। तो नवीनतम जो ये कार्यवाही है, हाल फिलहाल जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो ये कार्यवाही की बात है कि न्यायालय की अवमानना की है, वो संबंधित किससे हैं? भी पहले इन्होंने किया है केसेस, मतलब दायर, इन्होंने अभियोग लगाए हैं जजेस पर। अब की बार क्या कर दिया? तो अब की बार इन्होंने क्या किया? 2 ट्वीट्स बाय हिम, 2 ट्वीट कर दिए उन्होंने, ट्विटर पे ट्वीट कर दिए। एक तो ट्वीट क्या किया? जनरल कमेंट ऑन द रोल ऑफ सम चीफ जस्टिसेज ऑफ इंडिया। याद रखिएगा चीफ जस्टिस का प्लूरल क्या बनता है? चीफ जस्टिसेज। एक तो उन्होंने एक सामान्य सी टिप्पणी करी कि कुछ CJI जो है भारत के, कुछ जो CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके रोल को लेकर टिप्पणी करी इन द लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों में। और दूसरा एन अनदर टारगेटिंग द करंट CJI, दूसरा जो ट्वीट था वो टारगेट किया उसने, उसका टारगेट क्या था? वर्तमान में जो CJI हैं उनको लेकर ट्वीट किया। वो क्या, किस पे बेस्ड था? एक फोटोग्राफ पर। एक फोटोग्राफ उन्होंने ट्वीट कर दी कि फोटोग्राफ हार्ले डेविडसन पे बैठ के फोटो खिंचाई थी इन्होंने, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। बेस्ड के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, समझ गए? रिपीट कर देता हूं कि मिस्टर भूषण को पता है साहब कि कहां तक न्यायालय सहन क्षमता रखता है, इस आर्ट के बारे में स्ट्रेंजर नहीं है। उन्होंने यहाँ पे जजेस के खिलाफ भूतकाल में भी आरोप लगाए हैं करप्शन के, और कह रहा है कि इनको इसके लिए न्यायालय में पेश किया गया है। आगे कह रहा है कि जो वर्तमान में जो ये कार्यवाही की गई है इनके खिलाफ, उसका संबंध है 2 ट्वीट से। एक ट्वीट उन्होंने किया पिछले 6 सालों में जजेस के रोल को लेकर, दूसरा ट्वीट किया वर्तमान में जो CJI हैं उनकी फोटो पर आधारित ट्वीट किया। समझ गए? इससे आगे आ जाओ। हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स। आउटस्पोकन का मतलब होता है कैंडिड। आउटस्पोकन से मतलब क्या होता है? कैंडिड, या फिर फ्रैंक, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मतलब सीधा मुंह पर बोलने वाला, ठीक है? मुंह फट जिसको बोलते हैं आप अपनी आम लोकल भाषा में, तो वही है ये। तो हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट। हाउ मतलब यहां पे कितना कह सकते हो, सेंसिटिव संवेदनशील, शुड होना चाहिए, द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट देश के सबसे बड़े कोर्ट को, बी होना चाहिए, टू इट्स किसके प्रति? अपने आउटस्पोकन क्रिटिक्स के प्रति। तो कोर्ट को कितना सहनशील होना चाहिए, कितना संवेदनशील होना चाहिए, किसके प्रति? अपने जो आलोचक हैं, जो आउटस्पोकन हैं, जो पब्लिकली बोल देते हैं, दिन मतलब सीधा सीधा बोल देते हैं, सोचते भी नहीं हैं, उनके बारे में, उनको लेकर कितना संवेदनशील होना चाहिए कोर्ट को। व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, कौन सी चीज है जो मतलब अधिक सेंसिबल होगी? जुडिशियस का मतलब है सेंसिबल, समझदारीपूर्ण। जुडिशियस का मतलब सेंसिबल। कौन सी वो चीज है जो अधिक सेंसिबल होगी, अधिक समझदारीपूर्ण बात होगी? पहली चीज दे रखी है इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स। एडवर्स का मतलब विपरीत है, ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है, रिमार्क्स नाउन है, एडवर्स एडजेक्टिव है। पहली चीज कि रिमार्क्स जो हैं, जो विपरीत आपके प्रति टिप्पणियां आ रही हैं आपके खिलाफ, क्या उनको इग्नोर कर दिया जाए, उपेक्षा करी जाए? या फिर
सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर्स ऑफ सच क्रिटिसिज्म प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन, या फिर सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल। सीक मतलब चाहा जाए, तलाशा जाए, प्रयास किया जाए। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, प्रयास करना। टू मेक एन एग्जाम्पल एक उदाहरण बनाया जाए, ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर, सम मतलब कुछ, प्रिंसिपल का मुख्य, ऑथर्स का मतलब लेखक, ऑफ सच क्रिटिसिज्म ऐसे कुछ आलोचनाओं के जो लेखक हैं, ये जो आलोचनाएं ट्वीट करते हैं, आलोचनाएं जो लिखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनका एक एग्जाम्पल यहां पे बनाने का प्रयास किया जाए। टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन, किसके लिए? इस संस्थान को। संस्थान कौन सा हो गया? न्यायपालिका। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए। रिपीट कर देता हूं, व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, कौन सी चीज है जो यहां पे अधिक सेंसिबल होगी? दो विकल्प दिए लेखक ने। एक चीज दी है कि एक तो जो विपरीत टिप्पणियां हैं उनको उपेक्षा कर दो, इग्नोर कर दो, जाने दो जो हो रहा है वो। दूसरा ये कि ऐसे जो ऑथर्स हैं, ऐसे जो मुख्य ये जो लेखक हैं जो लिखते हैं ऐसे विचार, क्या इनका कोई उदाहरण सेट किया जाए इनके लिए, है ना, कोई पनिशमेंट इनको दिया जाए, किसके लिए? ताकि इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। आगे देखो, द ओरिजिन ऑफ दिस डिलेमा। डिलेमा का मतलब दुविधा। दुविधा होगी ना, दो चीजें आ गई भी। अगर आप दुविधा में है, इसका मतलब है आप सोचते हैं कि इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं, ये काम करूं या फिर ये काम करूं, उसे कहता है दुविधा, डिलेमा। तो द ओरिजिन ऑफ दिस डिलेमा, तो इस दुविधा का जो ओरिजिन है मतलब मूल है, कौन है इसका मूल, किसके कारण ये दुविधा है? तो इसका दुविधा का जो मूल है, लाइज इन, वो निहित है। लाइज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिलेमा ओरिजिन सब्जेक्ट है, ओरिजिन सिंगुलर है, इस कारण लाइज है। वो निहित है, लाइज के साथ इन ही लगता है, किसमें? द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ, जो अवमानना संबंधी कानून है ना, उसके एक हिस्से में निहित है। दैट क्रिमिनलाइजेज एनीथिंग, वो हिस्सा जो हर चीज को, एनीथिंग, हर चीज को क्रिमिनलाइज करता है, आपराधिक करार देता है। क्रिमिनलाइज मतलब आपराधिक करार देना। वो चीज जो, अब दैट आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, जो कि स्कैंडलाइजेज मतलब जो कि शॉक करती है। मैंने कहा था स्कैंडलाइज मतलब शॉक कर देना, किसी को अचंभित कर देती है। और टेंड्स टू स्कैंडलाइज, या फिर कहें कि किसी को स्कैंडलाइज करने की प्रवृत्ति रखती है। और ये शॉक करना कैसे होता है? किसी का अपमान करके। टेंड्स का मतलब प्रवृत्ति रखना होता है। द जुडिशरी, न्यायपालिका, और लोअर्स द कोर्ट्स अथॉरिटी, या फिर कोर्ट्स की जो अथॉरिटी हैं, कोर्ट के जो भी अधिकारी हैं, उनको नीचा दिखाती है। लोअर का मतलब नीचा दिखाना है, तो ये उसके लिए है। इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लोज, हो सकता है कि अब ये समय आ गया हो टू रिविजिट की, फिर से देखा जाए इस क्लोज मतलब अनुच्छेद को। क्लोज का अनुच्छेद होता है। रिपीट कर देता हूं, देखो क्या कहना चाहता है। यहां तक की बात करी तो कह रहा है कि कितना संवेदनशील देश के उच्चतम न्यायालय को होना चाहिए अपने इन मुंहफट क्रिटिक्स के को लेकर। अब यहां पे बता रहा है भी क्या चीज होगी जो अधिक सेंसिबल होगी। क्या ये सेंसिबल है कि जो विपरीत टिप्पणियां आ रही हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, या फिर ये सेंसिबल है कि इससे उच्च न्यायपालिका का जो सिस्टम है, इस तंत्र है, इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षा करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो ये लेखक है ना, जो लिखते हैं ऐसी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनका उदाहरण सेट किया जाए, है ना, मतलब पनिश वगैरह किया जाए। तो इस दुविधा का जो मूल है वो इस बात में निहित है कि जो ये अवमानना संबंधी कानून है, इसका एक हिस्सा हर उस चीज को आपराधिक करार देता है, हर उस चीज को जो कि या तो न्यायपालिका को नीचा दिखाती है, स्कैंडलाइज करती है, शॉक करती है, या शॉक करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, या फिर कोर्ट के अधिकारियों को नीचा दिखाती है। अब हो सकता है समय आ गया हो कि इस क्लॉज को रिविजिट किया जाए। ये जो अनुच्छेद है कोर्ट के अवमानना संबंधी, इसको फिर से देखा जाए, इसको फिर से रिविजिट किया जाए, ठीक है। तो हमने देखा जुडिशियस का मतलब सेंसिबल होता है। आउटस्पोकन के सिनोनिम्स हमने देख लिए हैं, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्यू वुड डिसअग्री, देखो फ्यू लग गया, लिटिल लग गया, इसका मतलब मानना कि कुछ है ही नहीं, है ना। ये सब हम पढ़ते हैं, जब ए लगता है थोड़ा बहुत होता है, ए नहीं है, दे नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो फ्यू वुड डिसअग्री मतलब कोई असहमत नहीं होगा। अगर ए फ्यू लगाता तो कुछ लोग असहमत होते, तो कोई असहमत नहीं होगा। किस बात को लेकर असहमत नहीं होगा? दैट कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड टू पनिश विलफुल डिसओबीडियंस टू कोर्ट ऑर्डर्स एज वेल एज इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ओवर थ्रेट्स टू जजेस। समझिएगा कि इस बात से कोई असहमत नहीं होगा दैट कंटेम्प्ट पावर, कि यह जो अवमानना की ताकत है, कंटेम्प्ट पावर है, इज नीडेड, उसकी जरूरत है ना। इज नीडेड पैसिव है, इसकी जरूरत है किसके लिए? टू पनिश, दंडित करने के लिए। किसको? विलफुल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस अवज्ञा, मतलब आज्ञा की पालना न करने की प्रोसेस। विलफुल का मतलब जानबूझकर। तो अगर जानबूझकर अवमानना की जाती है, जानबूझकर अगर अवज्ञा की जाती है, तो इस बात को लेकर मतलब पनिश किया जा सकता है।
टू कोर्ट ऑर्डर्स, और अवमानना किसकी है, अवज्ञा किसकी है, किसका कहना नहीं मानना है, कोर्ट के आदेशों का। आगे कह रहा है सिविल कंटेम्प्ट, इसको सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में रखते हैं। एज वेल एज, साथ ही, इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप, इन का मतलब में, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस का, न्याय का जो तंत्र है, प्रशासन है, सिस्टम है, उसमें हस्तक्षेप अगर होता है। एंड ओवर्ट थ्रेट्स, ओवर्ट का मतलब बिल्कुल खुला खुला, है ना। ओवर्ट का ऑपोजिट होता है कवर्ट, कवर्ट और ओवर्ट, अगर सी हटा दोगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा ओवर्ट। कवर्ट ढका हुआ, हिडन, कंसील्ड, ओवर्ट का खुला हुआ, बिल्कुल अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, एविडेंट, एपेरेंट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर धमकी दी जाती है किसको, जजेस को, तो इसका लिए होना चाहिए। तो कह रहा है कि बहुत ही कम लोग असहमत हो गए इस बात को लेकर कि कंटेम्प्ट पावर की जरूरत है, किसके लिए, कि अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता है तो पनिश किया जा सके। अगर कोई भी मान लीजिए न्याय या कानून की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, सिस्टम है, उसमें हस्तक्षेप होता है तो पनिश किया जा सके। और अगर जजेस को खुला धमकी दी जाती है किसी के द्वारा तो उसको पनिश किया जा सके, ऐसा कानून तो होना ही चाहिए ना। कोई इस बात से असहमत नहीं होगा। द रीजन वाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट is to insulate the institution from unfair attacks and prevent a sudden fall in the judiciary's reputation in the public eye। अब कह रहा है कि the reason, कारण कौन सा, कि why the concept of contempt, कि ये जो कंसेप्ट है कंटेम्प्ट वाला, अवमानना संबंधी जो ये कंसेप्ट है, धारणा है, ये एग्जिस्ट क्यों करती है। रीजन यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको देखकर एग्जिस्ट दे रखा है, एस जोड़ रखा है, ठीक है, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट को देखकर इस दे रखा है और रीजन को देखकर आगे पता लग जाएगा कि जो कारण कौन सा, कि क्यों ये जो कंटेम्प्ट का जो कंसेप्ट है, ये अवमानना संबंधी कंसेप्ट है, ये आज भी अस्तित्व में क्यों है। ये यहाँ पे इज इसलिए है, देखो भाई, ये तो है इसकी वर्ब और ये इज है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, ये ऐसे। तो कह रहा है कि क्यों ये जो कंटेम्प्ट का कंसेप्ट है ये एग्जिस्ट करता है, इसका कारण यह है कि ये इंसुलेट करने के लिए, इंसुलेट का मतलब प्रोटेक्ट करना, ये सुरक्षा करने के लिए है। जैसे डायबिटीज रोग में इंसुलिन प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, वैसे इंसुलेट, याद रखिएगा। तो ये इसलिए है कि ताकि इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम अनफेयर अटैक्स, किससे प्रोटेक्ट किया जा सके, अनफेयर अटैक से। अनुचित तरीके से कोई अगर धावा बोलता है, हमला बोलता है, कोई मतलब टिप्पणियां करता, टीका टिप्पणी करता है, उनसे। अब ये फ्रॉम लग रहा है तो इंसुलेट के साथ में फ्रॉम लगेगा, तो प्रोटेक्ट हो चाहे इंसुलेट हो, इन सब में फ्रॉम लगता है, जहां पर भी सुरक्षा करने संबंधी वर्ड आएगा। एंड प्रिवेंट अ सडन फॉल, और रोका जा सके, किसको, अचानक से कोई भी पतन अगर हो, फॉल के साथ में इन लगता है, अगर ये नाउन के रूप में हो, याद रखिएगा इसको भी, अगर फॉल नाउन के रूप में है, डिक्लाइन नाउन के रूप में है, अगर ये दोनों नाउन के रूप में हैं तो इनके साथ में प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और रोका जा सके कि अचानक से पतन ना हो, किस में, न्यायपालिका की रेपुटेशन में, प्रसिद्धि में, प्रतिष्ठा में, इन द पब्लिक आई, लोगों की नज़रों में। बात समझ में आ गई। रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि भाई रीजन, कारण, कि ये कॉन्सेप्ट जो है कंटेम्प्ट का आज भी एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण है कि ये बचाने के लिए है इस संस्था को, किस लिए, न्यायपालिका को बचाने के लिए है, किस लिए, ताकि कोई अनुचित इस पर हमला ना बोल सके, और इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा में पतन होने से बचाने के लिए, लोगों की नज़रों में कहीं इसकी प्रतिष्ठा ना गिर जाए, इसको बचाने के लिए आज भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। आगे देखेंगे। हावेवर, हालांकि, इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा पहचाना गया है, ऐसा माना गया है, ये भाई पैसिव वॉइस हो गया है, ऐसा माना गया है बाय जूरिस्ट, जूरिस्ट का मतलब न्यायविद कह सकते हो, जज कह सकते हो, ठीक है, विधिवेता कह सकते हो, ठीक है। तो हालांकि इस बात को पहचान लिया गया है जूरिस्ट के द्वारा, दैट की ईच टाइम, हर बार, द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये जो प्रयास होता है ना कोर्ट को अपमानित करने का, कोर्ट को एकदम शॉक कर देने का, और लॉवरिंग द कोर्ट्स अथॉरिटी, या फिर कोर्ट की जो अधिकारी हैं उनको नीचा दिखाने का, इज इन्वोक्ड। तो ये जो ऑफेंस जो है, इसका मतलब ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लॉवरिंग द कोर्ट्स अथॉरिटी इज इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब है कि इसका सहारा लिया जाता है इस कानून का। सम टेंड टू बिलीव, तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, टेंड का मतलब टेंडेंसी, प्रवृत्ति रखते हैं, वर्ब है। तो कुछ लोग ऐसा विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि दैट द कोर्ट है समथिंग टू हाइड, कि कोर्ट के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो छिपा रहा है, कोर्ट के पास छिपाने को कुछ ना कुछ है। रिपीट कर देता हूं। हालांकि ऐसा माना गया है जजेस के द्वारा कि हर बार ये जो ऑफेंस है,
स्कैंडलाइज करने का कोर्ट को या फिर कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने का, इसको जब भी इन्वोक करते हैं, जब भी इस कंटेम्प्ट वाले कानून का सहारा लिया जाता है, तो कुछ का ऐसा मानना होता है कि कोर्ट के पास छिपाने को कुछ ना कुछ है। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया गया। पैसिव वॉइस है भाई, ऐसे वाक्य आप खुद बनाया करो तो आपको आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ये पैसिव है कि इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया गया, ऐसा काम किया गया, इट वॉज डन कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज रिटन, लिखा गया, ऐसे मतलब पैसिव वॉइस वॉज वर से बनेगा जब भी पास्ट सिंपल का बनाना है, पास्ट का बनाना है। तो ऐसा विश्वास किया गया 18वीं सदी के इंग्लैंड में दैट इट वॉज नेसेसरी, कि जरूरी है, टू बी इम्पार्शियल, पक्षपात ना करने को, निष्पक्ष होने को इम्पार्शियल बोलते हैं, निष्पक्ष होना जरूरी है। एंड यूनिवर्सली थॉट, और यूनिवर्सली थॉट सो, और ऐसा हर जगह माना गया, मतलब सार्वभौमिक, हर जगह ऐसा माना गया। सो दैट, ताकि द ब्लाज ऑफ ग्लोरी, ब्लाज ऑफ ग्लोरी का मतलब है एक प्रकार से इंप्रेशन, आपकी जो प्रभुत्व है, आपकी जो यश कीर्ति है, उसके लिए बोल रहा है। वैसे ब्लाज ज्वाला को बोलते हैं, आग की लपटों को बोलते हैं, ग्लोरी का यश होता है, कीर्ति होती है, तो इसका पूरे का मतलब निकलेगा यश कीर्ति। आप एक प्रकार से कह सकते हो आपने भगवान की फोटो देखी हो, कभी ईश्वर की फोटो देखी हो, तो उसके पीछे एक ओरा लगा होता है ना, आजकल तो साधु संतों के पीछे भी ऐसे ओरा सा बना रहता है, पीछे एक सर्कल सा होता है, उसको बोल सकते हो आप, है ना। तो ये कह रहे हैं ताकि जो जजेस की यश कीर्ति है वुड स्टे अनडिमिनिश्ड, वो बनी रहे, है ना। किस अनडिमिनिश्ड मतलब बिना कम हुए, अनडिमिनिश्ड को आप कर सकते हो अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मतलब बगैर कम हुए, अनरिड्यूस्ड, ये सब कर सकते हो इसके सिनोनिम्स। तो रिपीट कर देता हूं। हालांकि इस बात को मान लिया गया कुछ जजेस के द्वारा कि हर बार जो ये ऑफेंस है स्कैंडलाइज करने का कोर्ट को और कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने का, इसका जब सहारा लिया जाता है तो कुछ का ऐसा मानना होता है कि कोर्ट के पास छिपाने को कुछ है। ऐसा विश्वास था 18वीं सदी के इंग्लैंड में कि ये नेसेसरी था, आवश्यक था कि निष्पक्ष रहें, और ऐसा यूनिवर्सली थॉट भी था, है ना, माना भी गया था, ताकि जो जजेस की जो यश कीर्ति है, उनका सम्मान है, बना रहे, उसमें कोई भी पतन ना हो, वो गिरावट ना आए। आगे देखिए, हावेवर, हालांकि, द कंटेम्प्ट डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये जो अवमानना वाला सिद्धांत है, फेल्ट इनटू डिसयूज, ये मतलब इसका दुरुपयोग होने लगा। फेल इनटू डिसयूज का मतलब ये डिसयूज की श्रेणी में आने लगा, ये कह सकते हो, या फिर कहें कि डिसयूज का दुरुपयोग ना मान के मानो कि इसका उपयोग नहीं हुआ, ऐसा मान लो। हालांकि ये जो कंटेम्प्ट डॉक्ट्राइन है, इसका डिसयूज की श्रेणी में आने लग गया, इसको यूज नहीं करने लगे लोग, मतलब बंद कर दिया, प्रयोग नहीं होने लगा। एंड इंग्लैंड, मिसयूज दुरुपयोग होता है, डिसयूज का प्रयोग ना करना, है ना। एंड इंग्लैंड एबॉलिश द ऑफेंस, और इस मतलब इस कानून को, ऑफेंस का मतलब वैसे अपराध भी होता है, यहाँ पे ऑफेंस का मतलब ये इस लॉ की बात कर रहा है। और तो इंग्लैंड ने क्या किया, एबॉलिश किया। एबॉलिश का मतलब रिपील करना होता है, रिपील करना, रेसिंड करना होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसका नलीफाई करना होता है, या फिर एब्रोगेट करना होता है, ठीक है। कोई भी कानून आदि को समाप्त कर देने को बोलते हैं एबॉलिश। तो इंग्लैंड ने इस कानून को समाप्त कर दिया। कौन सा कानून, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला, कि कोर्ट का तिरस्कार किसी ने किया, कोई खास बात नहीं, चलने दो, इन 2013 में, समझ गए। हालांकि ये जो सिद्धांत है, ये जो कंटेम्प्ट डॉक्ट्राइन है, अवमानना वाला सिद्धांत है, इसका डिसयूज हो गया, मतलब यूज करना बंद हो गया, और इसको समाप्त कर दिया इंग्लैंड ने 2013 में। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, हाल ही के समय में अगर बात करें, कंटेम्प्रेरी तत्कालीन को बोलते हैं, वर्तमान में चल रहा है। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोर इंपॉर्टेंट डिग्री कंपैरेटिव हो गई, दैट कोर्ट्स आर सीन टू बी कंसर्न, कि कोर्ट्स को देखा जाता है टू बी कंसर्न्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, लाइबिलिटी। तो ये अधिक महत्वपूर्ण है कि कोर्ट्स को देखा जाए, टू बी कंसर्न्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी, की कोर्ट जो है वो चिंतित हो अपने जवाबदेही को लेकर, अपने कंसर्न्ड मतलब यहाँ पे चिंतित होना है। दैट एलिगेशंस आर स्कोज्ड, कि एलिगेशंस मतलब अभियोग, आरोप। स्कोज्ड का मतलब क्या है, आप समाप्त कर देना कह सकते हो, स्पेयर कर देना, छोड़ देना कह सकते हो, कि जो आरोप हैं उनको स्कोच किया जाए, उनको मतलब कहें कि आरोपों को खत्म किया जाए। कैसे कैसे करें खत्म, इम्पार्शियल प्रोब्स के द्वारा। इम्पार्शियल का अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड मीन्स निष्पक्ष रूप से, प्रोब्स का मतलब जांच करके, तो निष्पक्ष रूप से जांच करके इसको समाप्त किया जाए। रेदर देन मतलब इसकी बजाय, किसकी बजाय, थ्रेट्स, धमकी की बजाय, ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, कि अवमानना का आप पर केस दायर होगा, ये धमकी देना तो छोड़ दो, बल्कि आप खुद निष्पक्ष जांच करवाओ,
ताकि लोगों में विश्वास बढ़े कि आप लोग बिल्कुल सही थे, गलत आप पे आरोप लगे थे। एंड प्रोसेसेस आर ट्रांसपेरेंट, और जो भी कार्यवाहियाँ हो वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से सामने हो सबके। तो कह रहा है कि ये जो यहाँ से बात करें कि भी आज के समय के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बनता है कि कोर्ट्स जो हैं वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें, जवाबदेही को लेकर चिंतित हों कि जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर, उन आरोपों को ख़त्म कैसे किया जाए, उन आरोपों को रोका जाए, ख़त्म किया जाए, निष्पक्ष ढंग से जांच आयोजित जांच करवा के, किसकी बजाय, इस चीज़ की बजाय कि कंटेम्प्ट का एक्शन की धमकी मत दो कि आप अवमानना का केस दायर करोगे किसी व्यक्ति पर जो आपकी अपमान कर रहा है, जो आप पे आरोप लगा रहा है। ऐसी धमकी ना देकर आप इम्पार्शियल प्रोब्स पे ध्यान लगाएं और प्रोसेसेस जो हों वो ट्रांसपेरेंट हो, तब जाके लोगों में विश्वास बढ़ेगा। रेदर के साथ में देने लगता है, इम्पार्शियल का अनबायस्ड हो सकता है, ठीक है, अनप्रेजुडिस्ड हो सकता है, यह है निष्पक्ष। इसके बाद एक फेयर भी कर सकते हो। इसके बाद में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इन अ सिस्टम, ऐसे सिस्टम में इन विच जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज, जिस सिस्टम में जजेस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ऐसा उनसे नहीं आशा की जाती कि वो डिस्क्लोज करें, मतलब सामने लेकर आएं। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? रिवील करना, कि वो उजागर करें। क्या उजागर करें? द रीज़न, कारण को। कारण क्या है? रिक्यूजिंग देमसेल्फ। रिक्यूज का मतलब होता है कि कोई, मान लो आप पर कोई केस होने वाला है, डिस्क्वालीफाई कर देने को बोलते हैं, है ना। आप पर कोई केस है और आपने उस केस को हटाई दिया कि मैं केस मतलब मेरे पे दायर ही नहीं हो सकता, उसको डिस्क्वालीफाई करने का जो केस होता है उसको बोलते हैं रिक्यूजिंग। कि कारण बताएं अपने आप को, कैसे आपने केस नहीं, मुकदमा दर्ज होने से कैसे रोक लिया अपने आप के लिए। एंड इवन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और यहाँ तक कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रताड़ना को बोलते हैं। तो ये जो आरोप हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड, उनको भी, क्रेडिबली का मतलब विश्वसनीय ढंग से, इन्वेस्टिगेटेड में जांच पड़ताल करना, तो विश्वसनीय ढंग से उनकी भी जांच पड़ताल नहीं होती है, समझ गए। तो यहाँ तक क्या है, दुर्भाग्य है आज की बात अगर बात करें, ऐसा सिस्टम जहाँ पे जजेस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आज हम जजेस से ये नहीं मांगते हैं, ये नहीं पूछते हैं, ये हम आशा नहीं करते हैं कि वो कारण बताए कि भाई आपने अपने आप पर कोर्ट केस क्यों नहीं दायर होने दिया, आपने अपने आप को जांच के घेरे में क्यों नहीं आने दिया, क्यों नहीं जांच करवाई आपने, उनसे कारण ही नहीं पूछते। यहाँ तक कि ऐसे जो संगीन चार्जेस हैं, आरोप हैं, इनको भी मतलब विश्वसनीय ढंग से इनकी भी जांच नहीं की जाती है। ऐसा सिस्टम है, इसलिए दुर्भाग्य कहा इसने, ये एडवर्ब है अनफॉर्चुनेटली। इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी। तो ये केवल मतलब फियर ही वो है, डर ही वो है कि कहीं न्यायपालिका को अपमानित ना, स्कैंडलाइज मतलब एक प्रकार से आरोपण करना, किसी को शॉक कर देना, अपमान करके बताया था मैंने। तो इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडल जुडिशरी। तो ये केवल एक चीज़ ही तो है, यही तो चीज़ है कि आप स्कैंडलाइज कर दोगे, आप न्यायपालिका पर कीचड़ उछालोगे, आप किसी का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ लिख दोगे जिससे उनका अपमान होगा। यही वो चीज़ है जो क्या करती है, रिस्ट्रेन करती है, मतलब रोकती है। रिस्ट्रेन का मतलब रेस्ट्रिक्ट करती है, हिंडर करती है, हैम्पर करती है, रोकती है, क्लॉक करती है। मच ऑफ द मीडिया, मीडिया को एंड द पब्लिक फॉर्म एंड द पब्लिक को किससे, फ्रॉम ए मोर रिगरस एग्जामिनेशन, कि अधिक सख्त ढंग से, रिगरस का मतलब स्ट्रिक्ट, कि अधिक सख्त ढंग से जांच की जाए। किस चीज़ की जांच? ऑफ द फंक्शन जुडिशरी, जुडिशरी के फंक्शनिंग की, जुडिशरी के कार्य की, मतलब जो भी इनकी क्रियाविधि है, जो भी कार्रवाई करते हैं उनकी। तो कह रहा है कि ये केवल डर है स्कैंडलाइज करने का जुडिशरी को, वो जो रोकती है ना। भाई क्यों नहीं जांच करने देते ये? क्योंकि इनको डर लगता है हमारा अपमान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ना तो मीडिया को जांच करने देते हैं, ना ही पब्लिक को जांच करने देते हैं। हाँ, कोई कठोर जांच नहीं होती है कि जुडिशरी कार्यप्रणाली कैसी है जानना चाहे तो बताते नहीं है। कारण यही है कि सोचते हैं कि इनका अपमान हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ था। हैरेसमेंट की स्पेलिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स में पूछी जा सकती है। अब हम बात करें रिवीजन की, तो स्कॉच का मैंने बताया कि स्पेयर करना होता है, रोकना भी होता है, ठीक है, छोड़ना भी होता है। रिक्यूज का मतलब मैंने बताया आपको, डिस्क्वालीफाई करना होता है। विलफुल का स्वेच्छाचारी होती है, मतलब ये डेलिबरेट, जानबूझकर। ओवर्ट का मतलब अनकंसील्ड है, खुला है। और लैटिट्यूड का फ्रीडम है। तो देखिए, एक नंबर जो स्कॉच है वो जोड़ेंगे बी से, 2 नंबर में रिक्यूज है वो जोड़ेंगे ई से। सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना, सब कुछ पढ़ के आए हैं। विलफुल का मतलब हो गया डेलिबरेट, मतलब जानबूझकर, स्वेच्छाचारी ढंग से, खुद की इच्छा से। ओवर्ट है उसको जोड़ देंगे, अनकंसील्ड, खुला जो है, इसका ऑपोजिट मैंने बताया था, कवर्ट कर दो, सी लगा दो इससे पहले। और 5 नंबर जो है लैटिट्यूड, इसका फ्रीडम हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी।
समझ गए, ये आपका रिवीजन हुआ। बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो पहला है उस पर विदेश जाने की धुन सवार हो गई है। क्या यही था पहला? नहीं, पहले एक और रह गया था, वो देख लेते हैं। हमें बेईमानीपूर्ण तरीकों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए शुड लगाते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखना। एक तो स्ट्रक्चर सीखोगे आप कि शुड से आप ऐसे वाक्य बनाते हैं जो सजेशन देते हैं, जो सलाह देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक फ्रेज भी मिल रही है यहाँ पे, समर्थन नहीं करना, समर्थन करने को बोलते हैं गिव काउंटेनेंस। ये एक नई चीज़ मिल जाएगी आपको। तो वी शुड नॉट गिव काउंटेनेंस, किसको? डिसऑनेस्ट मीन्स का तरीके, डिसऑनेस्ट बेईमानीपूर्ण। तो बेईमानीपूर्ण तरीकों का समर्थन नहीं करना, जो समर्थन करने को, सपोर्ट करने को बोलते हैं गिव काउंटेनेंस टू। समझ गए? तो ये फ्रेज याद रखिएगा। दूसरा देखिए, उस पर विदेश जाने की धुन सवार हो गई। ये बहुत ही अच्छा है। काफ़ी बार ये गो बनानाज आपने देखा होगा, फ्रेज वगैरह आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी बार यूज़ होती है। तो हो गई है, कोई भी काम हो गया है तो उसके लिए हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़ गॉन बनानाज ऑन गोइंग एब्रोड। तो गोइंग एब्रोड, विदेश जाना, ऑन लगाया है क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो इसलिए किस बात की धुन सवार है, तो उसके लिए ऑन, एक मैटर के लिए ऑन लगा है, उस मुद्दे के लिए ऑन लगा है। और प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, इसलिए गोइंग लगा है, तो वो उस पर धुन सवार हो गई है। तो ही हैज़ गॉन बनानाज किसकी धुन सवार है? ऑन गोइंग एब्रोड। इसके बाद देखिएगा एक प्रश्न हो रहा है, उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। फिर देखिएगा कोई भी काम किया है तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ही हैज़ गिवन वेंट टू। गिव वेंट टू का मतलब है एक्सप्रेस करना। गिव वेंट टू का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस किया है? अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। तो ही हैज़ गिवन वेंट टू हिज फीलिंग्स। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा प्रेपोजिशन है, दे ऑलवेज एब्सटेन। एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों में फ्रॉम लगता है। जहां पर भी रोकना संबंधी होगा वर्ड, डी बार, बार, प्रोटेक्ट, है ना, मतलब रोकना, प्रिक्लूड, या फिर आप कहें एब्सटेन, रिफ्रेन, इन सब में फ्रॉम लगता है। तो उन्हें हमेशा धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, है ना, या परहेज करते हैं, ये देना है। दिस फिल्म इज अ सिक्वल। सिक्वल में टू लगता है भाई। सिक्वल का मतलब होता है कि कोई फिल्म पहले बन गई, उसी से आगे की पार्ट है दूसरा फिल्म, उसी कथा को आगे बढ़ाया जाएगा, तो सिक्वल टू लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट का सिक्वल है। आवर अर्निंग इज नॉट एडिक्वेट टू। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, तो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एडिक्वेट में टू लगता है। याद रखना आपको, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, बहुत काम के हैं। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब हमारी मुलाकात कल शाम 5 बजे होगी। जितने ही बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।